नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया का खास कार्यक्रम वही संवाद। वही संवाद में आज का एक बेहद खास एपिसोड जो कि ट्रैवलिंग पर रिलेटेड है। कुछ ही समय पहले अहमदाबाद से 5 लोग एक अलौकिक यात्रा पर निकले और उन 5 लोगों में से 2 जो यात्री हैं वो हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनकी इस अलौकिक यात्रा की जो उनके अनुभव रहे उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर श्री संजय वर्मा जी और कुमुद वर्मा जी। स्वागत है आप लोगों का वाइब्स ऑफ इंडिया में। मनुष्य के जीवन में 2 यात्राएं बेहद खास होती है। एक तो उसके जीवन की यात्रा और एक यात्रा जो वो उस जीवन को जीते जीते करता है। तो आप एक ऐसे ही अलौकिक यात्रा से होकर आए हैं। हमारे दर्शकों को उस यात्रा की झलकियाँ इस संवाद के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आपने हमारा मंच चुना आपकी कहानी और आपकी यात्रा की कहानी कहने के लिए। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये जो यात्रा आपकी जो हुई, आप कहाँ जाकर आए और कौन कौन सी जगह आपने देखी? तो ऐसे तो हम बहुत सारी जगह गए हैं, मगर जो सबसे दूर जिसे मैं कह सकता हूँ, जो जहाँ से हमने यात्रा को से वापस लौटना शुरू किया, तो वो है बद्रीनाथ और उसके पास में माना। तो बद्रीनाथ जी और माना, वहाँ तक हम गए। और वहाँ से फिर हमने जब वापसी में हमने जोशीमठ और तपोवन और उस दौरान उसके बीच में वैली ऑफ फ्लावर्स आता है, हेमकुंड साहब आता है, ये सब, और फिर बीच में आते हुए ऋषिकेश जी के दर्शन करते हुए और देहरादून होते हुए हम वापस आए। तो अगर मोटा मोटी हम कहें तो हमने इन जगहों का पे जाकर हम देख कर आए। बिल्कुल। आप IIM के प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर के नाते जो व्यस्त जीवन होता है, उस व्यस्त जीवन शैली से समय निकालकर ये जो यात्रा का विचार था, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि उम्र के एक पड़ाव के बाद जो मनुष्य जीवन है वो तीर्थ यात्राएं करता है। लेकिन आज एक संस्था से जुड़े होने के बावजूद, एक व्यस्त कार्यशैली होने के बावजूद इस यात्रा का विचार सबसे पहले कब आया और वो कैसे प्लान हुई, आप ये बताइए। तो ऐसे तो हम यात्राएं करते रहते हैं। जब बच्चे छोटे थे तो बच्चों को साथ लेकर हम यात्राएं करते थे, और बच्चे बड़े हो गए तो हम दोनों साथ में भी यात्रा करते हैं। तो इसके पहले हम एक बार बच्चों के साथ मनाली तक भी गए अपनी कार से, और उसके बाद में हम दोनों एक बार नाथपा झाकरी होता है हिमाचल प्रदेश में, शिमला से भी करीब 200-300 किलोमीटर आगे, तो वहाँ तक गए हैं। और उसके बाद बद्रीनाथ जी भी हम 2 बार जा चुके हैं और एक बार वापस से जाने की इच्छा थी। और पहले हम सोच रहे थे कि हम फ्लाइट से देहरादून तक जाएंगे और उसके बाद में वहाँ से टैक्सी करेंगे और बड़ा आराम से मस्ती करते हुए टैक्सी में जाएंगे। लेकिन इस दौरान में हमारे मित्र हैं उमा शंकर यादव जी, उन्होंने कहा कि वो भी इंटरेस्टेड हैं, वो भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ जाए। तो हमने कहा 5 जने हो गए तब तो क्यों ना अपनी कार से चला जाए, सेल्फ ड्राइव करके। हाँ जी। तो दर्शकों, यहाँ पर ट्विस्ट है कि जो यात्रा का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अमूमन देखा जाता है कि यात्रा जो प्रेफर की जाती है वो आरामदायक रहे तो या तो फ्लाइट से जाया जाता है या तो ट्रेन का जिक्र होता है, ट्रेन से जाया जाता है। लेकिन ये जो यात्रा इसलिए खास बन रही है, सर और उनके दोस्तों ने ये यात्रा सेल्फ ड्राइव करके इतनी दूर का डिस्टेंस उन्होंने तय किया और ये यात्रा पूरी करी। तो ये जो पूरा संवाद जो है, ये कोशिश है उन लोगों तक पहुंचने की। जैसे देखा जाता है कि मेरी उम्र के जो लोग हैं प्लान बना लेते हैं कि लद्दाख जाना है बुलेट लेकर, गोवा जाना है सेल्फ ड्राइव लेकर, लेकिन वो प्लान जो रहते हैं वो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन इस एज में इतने व्यस्त कार्य की होने के बावजूद ये मुमकिन हुआ आपके लिए। तो ये अनुभव कैसा रहा सर, सेल्फ ड्राइव करके खुद की गाड़ी लेके खुद के मनपसंद लोगों के साथ, कह सकते हैं कि खुद के दोस्त, जीवन साथी और उनके साथ उनकी एक जर्नी और आपकी, तो ये कैसा रहा सफ़र सर आपका? मुझे ये भी जानना है कि ये डेट कौन सी थी जब आपने सफ़र तय किया आपका? तो हमें पहले तो जब हम फ्लाइट से जा रहे थे तब तो हम 8 तारीख को निकलते हैं यहाँ से जी। मगर जब हमने सोचा कि हम अब अपने गाड़ी से जाएंगे तो 7 तारीख को एक दिन वहाँ पे बढ़ाया और एक दिन आते समय बढ़ाया। जी। तो
तो ये करीब हमने 15 दिन पहले तय किया कि अब हम फ्लाइट से नहीं जाएंगे और कार से जाएंगे। पर तो इतने दौरान में हम अपना दिमाग बनाते रहे। और आप जैसा अगर यात्रा का बोलें तो बीच बीच में बहुत हिम्मत, डर, बिल्कुल। और एक दो बार जैसे हम सांस छोड़ देते हैं, जैसे कि बच गए, है ना, ऐसे भी अवसर आए कि बच गए, यहाँ यहाँ बस ये यही यात्रा खत्म हो रही थी, उस तरह के भी अवसर आए। रोमांच बहुत, और सुंदरता का अनुभव, प्राकृतिक सुंदरता का, और जो जो धार्मिक जगहों पे क्योंकि हम जा रहे थे, तो उस धर्म का हमारे को जो अनुभव, तो हर तरह का अनुभव जिसको हम बोल सकते हैं, मुझे और मतलब हमको सबको ऐसा हो रहा था। और पहाड़ और पानी वगैरह अलग अलग। मैम, जब ये विचार आया कि कार में जाना, जी सर ड्राइव कर रहे होंगे, जी आपका सबसे पहला थॉट क्या था इस आइडिया को लेकर? मैंने सबसे पहले तो आर्स कैलकुलेट करे, जीपीएस देखा, क्योंकि जब संजय ड्राइव करते हैं तो जीपीएस मेरे हाथ में होता है। जी। तो आर्स जब कैलकुलेट करे, मुझे लगा कि जो हमारा फ्लाइट प्लान के हिसाब से शेड्यूल था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप उमा जी से भी पूछिए और आप भी मेंटली रेडी होइए कि हम एक दिन पहले शुरू करें, तो हमारी जो आगे बुकिंग्स हैं उस हिसाब से सब सेट हो जाता है। और उतरते वक्त भी अगर हम एक दिन बढ़ा लें तो जी। हमारी बुकिंग्स के हिसाब से सब सही सेट बैठ रहा है। जाने से पहले बहुत सारा प्लान करना पड़ा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी ऑनलाइन हो गया है, आपने जो पूजा करानी है वो भी ऑनलाइन हो गया है। तो इट वाजंट एन इजी टास्क, प्रॉपर प्लानिंग के साथ मूव किया। और तकलीफ कहाँ हुई, आप जब प्लेन्स में हैं तो जीपीएस आपका प्रॉपर काम करता है, आपको पाथ दिखता है, आपको ब्लॉकेजेस दिखते हैं। लेकिन जब आप अप हिल्स हैं और मैं जीपीएस देख रही हूँ तो वो हिल्स ऐसे ऐसे होते हैं, रोड्स जो होते हैं ना, वो दो रोड्स अगर इस तरह से हैं तो वो जीपीएस उसको कैच नहीं कर पाता। और बहुत सारे शार्प टर्न्स होते हैं, तो करीब 150 मीटर पहले या 200 मीटर पहले मुझे वार्न कर देना पड़ता था कि शार्प टर्न है, लेफ्ट है। तो ये कहना अभी सही होगा कि आपने को पायलट की भूमिका बखूबी निभाई। वो हमेशा से ही निभाती है, मतलब जब भी हम ड्राइव करते हैं तो वो मेरी को पायलट नेविगेटर होती है। तो पूरा वो मुझे बताती रहती हैं, और साइड में भी बताती है, जैसे साइड से एक ट्रक उल्टा आ रहा है, ध्यान रखना, लेफ्ट में मत लेना, राइट से निकाल लो। तो उस तरह से वो मुझे गाइड करती है हमेशा। सर, आपने अभी जिक्र किया कि एक रोमांच का माहौल आपको देखने को मिला, एक भय कि शायद कुछ हो गया या होते होते बाल बाल बचे। जी। तो ये अनुभव आप हमें बताइए कि क्या हुआ। और हाँ, मैं आपको 2-3 बताता हूँ, बिल्कुल। 3 बताता हूँ जी। तो पहला तो नोएडा में ही हो गया। अच्छा। तो जो ग्रीन लाइट थी अभी, वो उसमें से समय आ रहा होता है 10, 9, 8 और ग्रीन थी। जी। तो मुझे था कि ये मैं क्रॉस कर जाऊंगा, और 4 सेकंड पे, ये रात को 11 बजे, 11:30 बजे की बात है जब हम पहुंचने वाले थे। तो और एक यहाँ से कट था जो दूसरी साइड से आ सकते थे। मेरे हिसाब से वहां से मोटरसाइकिल वालों को लगा कि अब तो कोई आएगा नहीं, 4 सेकंड्स बचे, मैं निकल जाता हूँ। तो वो यहाँ से लेकर आए, और मैं यहाँ से, मेरे पास 4 सेकंड थे, तो मैं करीब 50-60 की स्पीड से निकाल रहा था। वो यहाँ से लेकर आए, मेरे सामने आ गए। पर मैं घबराया नहीं, मैंने कार को ऐसे लेते हुए ऐसे किया, टर्न किया और सीधा निकल गया। तो पहला तो वो Close call, थोड़ा सा, बिल्कुल। हाँ, वेरी वेरी क्लोज कॉल, इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल। तो स्क्रैच भी नहीं आया, स्क्रैच पर अड़े भी नहीं, हम अड़े भी नहीं, और मतलब जस्ट पीछे देखा कि वो बिल्कुल ठीक है। उसने भी शायद हमको देखा, गलती तो उनकी थी, और कुछ हुआ नहीं था, तो रुकने का कोई ऐसा वो नहीं था। दूसरा ऐसा आया कि ये पहाड़ों पे ना कई बार रोड बड़े संकरे होते हैं और 2 गाड़ियों को क्रॉस करना होता है। बिल्कुल। तो अब आपकी गाड़ी तो बड़ी होती है, कार बड़ी होती है, टायर थोड़ा अंदर होते हैं, और टायर भी 15 इंच के, 16 इंच के ऐसे होते हैं। तो अगर 2 इंच टायर बाहर भी निकल जाए तो गाड़ी में कोई समस्या होती नहीं है। और मेरे साथ में जो उमा शंकर यादव जी, जो हमारे मित्र हमारे साथ सफ़र कर रहे थे, वो बैठे थे। तो
मैं कई बार उनकी शक्ल देख लेता था कि मतलब वो, तो मुझे लग गया था कि ये बिल्कुल एज के ऊपर गाड़ी निकली है ना, और उनको डर लगा होगा क्योंकि जब अगर गाड़ी एज पर है तो जो खिड़की की साइड बैठे हैं उनको नीचे खाई दिखेगी, क्योंकि आप तो सड़क के एज पे है, तो वो एजिस पे जब गाड़ी निकलती है तो एक अलग ही तरह का मन में थोड़ा सा होता है कि हाँ ये। तीसरा, सड़कें बहुत अच्छी सरकार ने कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर फिर भी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े आते हैं जिनके ऊपर देखिए वो ऐसा रास्ता है जहाँ पे साल में कई बार 8-8 फुट तक बर्फ पड़ जाती है, और फिर आप बर्फ को हटाते हो तो वो सड़क टूट चुकी होती है, तो बनती रहती है, टूटती रहती है। तो बहुत सारी एक जगह जिसको रोड़ी और मिट्टी वो बोलते हैं, और हम 5 जने कार में पूरा सामान भरा हुआ और चढ़ाई एकदम स्टीप, और हमारी गाड़ी में वो उसका हमारे जो पहिया है टायर जो था उसने ग्रिप लेना बंद कर दिया, हालांकि अच्छे टायर थे, नए जैसे ही थे, पर एक बार आप फंस गए तो वो ग्रिप नहीं। अब पहाड़ पे चढ़ना एक कला है जो मैं समझ गया हूँ, मगर जब गाड़ी फंस जाए तब क्या करें, ऐसा मुझे अनुभव नहीं था। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा वहां पे लोग बम्पर टू बम्पर जिसको बोलते हैं वो चलाते हैं, अगर मेरी गाड़ी पीछे जा रही है तो पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, आगे गाड़ी जा नहीं रही है, लेफ्ट निकालने की जगह नहीं है, दूसरा ट्रैफिक चल रहा है, इधर चट्टान है, अभी क्या करें, फंस गए। तो 2 मिनट के लिए तो हम ऐसे बैठ जाते थे कि अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, फिर सब दिमाग लगाते थे, फिर एक बार जैसे इन सबको उतारा कि चलो आप उतरिए, उतारा और फिर गाड़ी चढ़ गई। तो वो भी एक अपने आप में हाँ रोमांच था कि ये इस बार फंस गए थे, बिल्कुल, है ना। तो जब अनुभव होते थे कि जब किस्से उठते थे कि अब फंस गया, तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो पीछे बैक सीट पर जो बैठे हैं वो लोग ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, मतलब वो लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं। आप लोगों का तब क्या अनुभव था, तब आप लोग क्या सोच रहे थे? नहीं, तब हमारी ये कोशिश रहती थी कि थोड़ा सा दरवाज़ा खोले तो एक बार उतर के देख लें क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे एक मोमेंट पे तो ऐसा हुआ कि गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं रही है पर समझ नहीं आ रहा क्या है, पता चला कि हिल्स पे तो कहीं से भी पानी का स्रोता सा निकल आता है तो सड़क गीली हो जाती है, कच्ची जगह है अगर तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाती है, पत्थर पड़े ही रहते हैं। उतरे तो पता चला कुछ भी नहीं है, पहिए के आगे पत्थर आ गया, उसको हटा दो, गाड़ी चल जाएगी। तो ये सॉल्यूशन हाँ ढूंढने वाली जो टीम थी बिल्कुल, वो भी कारगर साबित वो भी बहुत ही बढ़िया। एक रोमांच की बात हमने करी, एक भय की बात करी, प्राकृतिक सौंदर्यता। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि हमारे देश के लोग जब भी घूमने का विचार आता है तो बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, अपना खुद का देश एक्सप्लोर नहीं करते जी। तो आपने जो भी जगहों का जिक्र किया, ये जगह पर आपने जो प्राकृतिक सौंदर्य देखा उसके बारे में बताइए कुछ कि क्या है? जो जगह हम गए जी। तो सबसे पहले तो हम बद्रीनाथ जी गए, जहाँ पे ना केवल प्राकृतिक सौंदर्य है, बहुत पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में है, तो एक तो उन पहाड़ों पे चढ़ने का साहस है ना, एडवेंचर जिसको बोलते हैं। बद्रीनाथ जी को आप एक बार हटा भी दे, माने ना है, तो भी पहाड़ों पे चढ़ने की जो हिम्मत चाहिए जी। एक तो वो, फिर वहाँ चढ़ के जो वहाँ की सुंदरता है, फिर जो मंदिर में दर्शन करने पे जो शांति मिलती है वो, उसके पास में माना गांव जो हमने बात की, जहाँ पे महाभारत की रचना की गई, जहाँ वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत की कहानी बताई और गणेश जी ने उसको वहाँ बैठकर लिखी। हाँ, और जहाँ पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा की शुरुआत की, है ना, वो सब और खासकर कि हमें धर्म में तो रुचि है ही, पर धर्म के बारे में जानने में भी बहुत रुचि। जैसे मैंने लगभग पूरी महाभारत पढ़ ली ना, महाभारत 18 वॉल्यूम्स की होती है जी। है ना, 18, तो 18 में से मैं करीब मैं कह सकता हूँ मैं 90% 90% उसको पढ़ चुका हूँ, 10% ही बची है। अब मैं बीच में चला गया था तो वो रह गई है, वो मुझे आकर पूरी पढ़नी है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि महाभारत में क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है, और आपने वो जिया है उन स्थानों पर जाकर। तो जब भी हम ये यात्रा ऐसी यात्राएं करते हैं तो हम उसको जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैंने कृष्ण के बारे में बहुत पढ़ा है, कृष्ण जी के बारे में। तो जब भी हम मान लीजिए वृंदावन जाते हैं या मथुरा जाते हैं, है ना, या हम यहाँ पे जो
एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा है, सोमनाथ जी के पास जी। भालका तीर्थ है, तो या आबू है, हर एक जगह को हम जीते हैं और मैं उसकी कल्पना करता हूँ कि यहाँ कृष्ण जी ने ये किया था, यहाँ अर्जुन को उन्होंने ऐसा कहा था, आते सब है ना, तो वो अलग से जो अनुभव तो माना था। फिर हम थोड़ा सा जब नीचे उतरे तो वैली ऑफ फ्लावर्स, तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो अपनी फूलों की सुंदरता के लिए और पौधों की सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वैली ऑफ फ्लावर्स में इस समय फूल का समय नहीं है, वो मुझे पहले से भी पता था, क्योंकि फूल वहाँ आते हैं जुलाई में और अगस्त में। पर जुलाई अगस्त में मुझे जुलाई अगस्त में एक तो समय की भी उपलब्धता का सवाल होता है, और दूसरा उस समय बारिश शुरू हो जाती है, तो कई बार जाना संभव नहीं होता है, जो भी कारण हो। तो हमने कहा कि हम एक बार अभी जाएंगे, और हम गए वहाँ पे, तो पौधे तो बहुत सुंदर है, फूल थे कम थे, हमको वो हमें मालूम था। अगर आप बहुत आशा के साथ जाओ तो दिल टूटता है, पर अगर आपको पता हो कि आप पौधे, तो बहुत अच्छे तरह तरह के हमने पौधे देखे वहाँ पे, जो भी पक्षी थे बहुत तरह तरह के, वो देखे, उनकी चहचहाट, झरने जो वहाँ से बह रहे हैं, बर्फ जो वहाँ पे जम रही है। और उसके बाद हेमकुंड साहब फिर से एक धार्मिक जगह, घोड़े पे बैठ के करीब मतलब हमने सुबह अपनी यात्रा 7 बजे शुरू करी और हम करीब 1 बजे वापस उतरे, और बीच में हम 1 घंटा हेमकुंड साहब पे, और इतनी ऊंचाई पे इतनी सुंदर झील है ना, इतनी स्वच्छ सुंदर झील। और जो हमारा सिख संप्रदाय है, वो जिस तरह से अपने अपने जो उनके जो गुरुद्वारा सेवादारी करते हैं। सेवा करते हैं वहाँ पे, वो जैसे उन्होंने खिचड़ी सबको वो खिला रहे थे, प्रसाद, चाय वगैरह, तो वो उसका अनुभव बिल्कुल अलग है। और वहाँ पे संगत में बैठना, वहाँ पे गुरुवाणी को सुनना, तो वो अलग अनुभव। और उतरते उतरते और फिर जोशीमठ आ गए, तो जोशीमठ पे शंकराचार्य जी का मठ है। फिर वहाँ पे सल्फर स्प्रिंग्स है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स है ना, तो हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर जाकर आनंद लेना उसका, यहाँ तो इतना मिलता नहीं है, यहाँ तो वैसे पानी गर्म ही होता है, मगर वो एक गर्म पानी बिल्कुल अलग तरह का, जब ठंड के अंदर आप गर्म पानी के अंदर नहा रहे हो। और जो दूसरा जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स थे, उनको वैसे सल्फर स्प्रिंग्स कहते हैं, पर उसमें से साथ में मिट्टी निकलती है, जो मुल्तानी मिट्टी, जैसा कुमुद उसके बारे में बताएंगे, तो नेचुरल मुल्तानी मिट्टी निकलती है वहां से, तो हमने उसको इकट्ठा किया। तो वो इकट्ठा करना, मुल्तानी मिट्टी को इकट्ठा करना, वो अलग तरह का अनुभव है। और फिर देहरादून आए, तो पेड़ों पे लीचियां देखना और लीची तोड़ के खाना पेड़ से डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट। इस बीच में चिल्ला करके राजा जी नेशनल पार्क है चिल्ला, वहाँ पे शेर देखने का प्रयास करना, दिखे नहीं, वो भी हमें पता है क्योंकि हम करते रहते हैं, हमें ये पता है कि शेर कोई ये नहीं है कि शेर में ऐसा कोई रोमांच नहीं है कि वो आपको देखने के लिए आए, तो वो एक कोशिश होती है दिख जाए तो ठीक है, तो नहीं दिखा इस बार। पर मुझे ऐसा लगता है कि शेर दिखने में उतना आनंद नहीं है जितना कि उसके जो आप अनुमान लगाते हैं कि अब दिखेगा और फिर नहीं दिखता है। अनुमान के साथ साथ उस स्थान पर जाना जहाँ पर ये कहा जाता है कि चलो ये शेर है, तो उसकी टेरिटरी में घूमने का भी एक अलग रोमांच। बिल्कुल। मेरा एक प्रश्न रहेगा, आप दोनों सोशल मीडिया पर हैं? ये ज्यादा इंस्टाग्राम पर है? इंस्टा पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ। बहुत बढ़िया। तो एक अमूमन एक ट्रेंड है हम लोगों की जो बिरादरी, हम लोगों की जो जनरेशन है, कि हम लोग थिएटर देखने में भी जाते हैं, फिल्म देखने भी जाते हैं, कि ऑफिस से बाहर भी कहीं निकल जाते हैं, तो तुरंत हमारा फोन निकल के वो जगह कैप्चर करने में लग जाता है और हम हमारी स्टोरीज डालते हैं। तो आप लोगों ने आपके सफर के दरमियान स्टोरीज अपडेट करी थी? ये काम उमा शंकर जी कर रहे थे, तो हमें नहीं करना पड़ा। मेरा काम जीपीएस और ये सब देखना कि सब सुगमता से चले, और उमा शंकर एज अ टीम हमने काम किया। उमा शंकर जी फोटोज में अगर लेती थी तो मैं उनको दे देती थी, अपलोडिंग का काम एक ही जना कर रहा था। उमा जी की बेटी थी हमारे साथ, वो हमारी एंटरटेनर थी। एक बच्चे का साथ होना बिल्कुल अलग ही अनुभव था। आप इतने टेंशन में और मैच्योरिटी में उस यात्रा को जी रहे हैं, लेकिन वो एकदम से भाव को बदल देती थी। उमा जी की वाइफ थी उमलेश जी, उनका काम सबके खाने पीने का ध्यान रखना होता था। तो हम हंसते थे, गाड़ी में ऐसे हाथ घुमाओ पानी आ गया, ऐसे हाथ घुमाओ स्नैक्स आ गए,
मतलब वो छोटी सी जगह में 5 जने एक दूसरे को संभालते हुए और यात्रा को सुखद बनाते हुए चले। बिल्कुल। इस यात्रा में एक आपका अहम साथी रहा आपकी कार। हाँ जी। तो आपकी कार का हमें ज़िक्र दीजिए कि मतलब कैसा है? जैसे हुआ होगा ना इतने दिनों के लिए वही आपका घर थी। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा घर जो आपको लेके आपके बिल्कुल। साथ जो खुद सफ़र कर रहा है, एक बिल्कुल, ऐसा घर बिल्कुल, आपकी कार साबित हुई आपके बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। तो आप उसके बारे में देखिए, वैसे तो निर्जीव है, हाँ, मगर और ये है फोर्ड इकोस्पोर्ट। अच्छा। और आप जानते हैं फोर्ड ने तो अब इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है। बिल्कुल। तो कई बार मन में ये सोचा हमने कि इसको रखें या ना रखें, ये पहले की बात है। जी, तो फिर हमने कहा कि बेचने का भी कोई फायदा नहीं, और कार बहुत अच्छी है, जी। तो रखेंगे, और चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। तो जब हमने यात्रा करने की सोची, तब हमारे पास यही कार थी, फोर्ड इकोस्पोर्ट। उसके पहले हमारे पास एक दूसरी कार थी, वो हमने अभी निकाली, और जाने के एक दिन पहले हमने नई कार ली है दूसरी। अच्छा। पर यात्रा इसमें करनी ये निश्चित था। बिल्कुल। टायर मोटे होते हैं, 1500 सीसी का इंजन है, जी। वगैरह वगैरह। ग्राउंड क्लियरेंस और काफी है हिल्स के जी, हिसाब से। मतलब जो खुशी होती है ना कि एक खरोच तक नहीं आई हमारी कार पे इस यात्रा में, है ना, उसको भी हम सकुशल बिल्कुल। वैसा का वैसा लेकर आए। बिल्कुल। उसे और या तो परिवार का सदस्य भी कह हाँ, लीजिए बिल्कुल। या घर भी कह लीजिए। अब तो हमारी बहुत प्यारी कार हो गई है। बिल्कुल। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगली बार कौन सी कार में यात्रा करेंगे, तो हमने कहा ये यही इको कार। स्पोर्ट में ही यात्रा करेंगे। हमारी अगले कितने सालों तक यात्रा इको स्पोर्ट में ही रहेगी। बिल्कुल। तो वो अब हमने सोच लिया है, और फोर्ड वाले इसको ध्यान में लाए कि उनकी कार बहुत अच्छी कार थी। जी। समय मर्यादा है और ये किस्सा ऐसा है कि हम दिन भर बैठ के इसमें जी। बात कर सकते हैं। जी। लेकिन एंड नोट में आप दोनों से चाहूँगा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कोई भी यात्रा करने का जब विचार होता है तो क्या-क्या चीज़ें सुनिश्चित होनी चाहिए? अगर और स्पेशली जब आप रोड ट्रिप कर रहे हैं, जी, जी। सेल्फ ड्राइव करके, तो क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? और क्या-क्या ऐसी परेशानियाँ हैं जो आ सकती हैं? जी, जी। तो आप आपके अनुभव जो रहा, हाँ। उसके हिसाब से आप हमारे दर्शकों को तो एक मैं आपके सवाल के साथ में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। रोड ट्रिप का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? देखिए, करीब एक दिन में 20-30 हज़ार लोग बाग शायद बद्रीनाथ जी जाते हैं। जी, तो वो बद्रीनाथ जी देखेंगे, वो माला देखेंगे, और वो वापस आ जाएंगे। या जोशीमठ में मेन मठ का दर्शन करेंगे, वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बस में 80 यात्री हैं, 60 यात्री हैं, और आपने एक एजेंसी के द्वारा अपना शेड्यूल बनाया है, और वो एजेंसी को वो करना है। आप टैक्सी से भी जब जाते हैं कई बार, तो आप पॉइंट टू पॉइंट मतलब करते हैं, मगर जब आप अपनी गाड़ी में जाते हैं तो आप अपने मालिक हैं। बिल्कुल। और आप उन जगहों को देखते हैं जो जगह बहुत सुंदर है, पर जिसके बारे में लोग इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो मेन रूट से बाहर है। जैसे तपोवन की जैसे हम बात करें, सल्फर स्प्रिंग्स 18 किलोमीटर जोशीमठ से अलग दिशा में वो आगे है, बिल्कुल। इसलिए वहाँ पे कोई बहुत सारा ज़्यादा जाते नहीं है। बहुत सुंदर जगह है, जाना चाहिए, है ना। जोशीमठ से लोग निकल जाते हैं, औली जाते नहीं है। जी। अति सुंदर औली में मैं मतलब जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, नंदा देवी, माँ नंदा देवी पहाड़ जो है, वो भारत के दूसरे सबसे ऊंचा पहाड़ है। जी, कंचनजंगा या जो बिल्कुल। K2 गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, वो दार्जिलिंग के पास में सबसे ऊंचा नंदा देवी। और नंदा देवी जो अब जिनको हम माँ भी बोलते हैं, आप औली में अगर जाएंगे तो आपको सामने माँ नंदा देवी का पहाड़ जो है वो ऐसे खुला है जैसे कि माँ बोलती है आ जाओ मेरे पास, है ना। और ना केवल माँ नंदा देवी, वहां से नर नारायण पहाड़ है, त्रिशूल पहाड़ है, त्रिशूल पहाड़। मतलब अलग अलग तरह के पहाड़, नाम रखे है ना, नाम है उन पहाड़ों के, और वो हमारे लिए सब पूजनीय है वो पहाड़। बिल्कुल। ये तो हमारे धर्म का खासकर, जहाँ पे हम पत्थरों को भी पूजते हैं, जी। तो वो पहाड़ भी पूजनीय है। तो वो जगह देखना बड़ा जरूरी होता है। आप एक ही दिशा में हर बार शायद ना जाए। अब तो तीसरी बार गए बद्रीनाथ जी, मगर शायद सब जगह ना जाए। जी। तो आप जब जाएं तो हर एक जगह देखें उसका, वहाँ का खाना खाएं, क्योंकि वहाँ के लोग बाग हैं, वो उस कल्चर को आनंद। ऐसा नहीं है कि आप जब भी जाएं तो मतलब मैं जैसे कोई पर्टिकुलर कि हाँ भाई हम जैसा खाना यहाँ खाते हैं वहाँ पे भी हमें वैसे ही ढाबा ढूंढना है, फिर जाने का आनंद नहीं है। अब वहाँ से लोगों से पूछे कि यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है, तो जैसे कि वहाँ पे एक विशेष प्रकार की रोटी बनती है ना,
तो भाई वो हमने वो रोटी खाए आप, या वहाँ अलग तरह का आलू की सब्जी बनती है वो खाएं, तो वहाँ का खाना खाएं, उस जगह को, वहाँ के कपड़े अगर हो सके, और कुछ तो टोपी खरीद लें वहाँ के ना, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें खरीदें वहाँ पे। स्वेटर तो पहननी है, वहाँ पे स्वेटर बना रही है औरतें जो है, खरीद लें, अगर खरीदना, अगर जरूरत है तो एटलीस्ट खा तो सकते ही है यार। तो ये सब अवश्य करें, है ना। ये तो एक तो मुझे ये कहना था। और दूसरा जो प्लान करना पड़ता है, बिल्कुल आपको कहाँ रुकना होगा, आप किस समय कहाँ होंगे, तो हमेशा 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लेकर चले। हमारी यात्रा में मजेदार बात यह है कि हमने जब सोचा कि कार से जाएंगे, तो हमने ये सोचा था कि हम 7 तारीख को 7 बजे यहाँ से निकलेंगे, तो हम 7 तारीख को 7 बजे यहाँ से निकले, है ना। और हमने सोचा था हम 16 तारीख को रात को 11 बजे वापस आएंगे। मगर इस दौरान थोड़े से हमने एक बदलाव किया कि आते आते हमें लगा कि हमारे रास्ते में रोहतक में एक मित्र है, उनसे मिलते चलते हैं, है ना। एक गजल है जगजीत सिंह की गाई हुई है, शब्द किसके मुझे याद नहीं आ रहा, वो ऐसे है, इधर से निकला था सोचा सलाम करता चलूं। हाँ। तो मैंने उनको फोन करके कहा, इधर से गुजर रहा हूँ, सोच रहा हूँ सलाम करता चलूं ना, तो हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। तो हम दिल्ली के मार्ग से वापस आने की जगह हम रोहतक मुड़ गए। तो हमने रोहतक में एक जो हमें पहले जयपुर में विश्राम करना था, वो हमने रोहतक किया। तो उसके कारण हम 16 रात को 11 बजे पहुंचने के बजाय करीब 3-4 घंटे देरी से पहुंचे, उतना ही हमारा डिले हुआ। अदरवाइज सब हम जैसे हमने प्लान किया था, हम बिल्कुल प्लान के हिसाब से, भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल बिल्कुल समय से चल रहे थे। मैम अब आप बताइए कि क्या क्या चीज़ें टू डू करना चाहिए, मतलब कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है कि आप जब भी ऐसे ट्रिप का प्लान करें, वेल एडवांस करें। आप बिल्कुल शांत रहें, उद्वेलित ना हो, दुखी ना हो, ओवर एक्साइटमेंट ना हो, और एडवेंचर करने का ज़्यादा दिमाग में ना रखें। दूसरा, जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ की भौतिक परिस्थिति की पूरी जानकारी रखें। पहाड़ों में ज़्यादातर दोपहर बाद बारिश हो जाती है, तो आपके पास रेनकोट्स वगैरह होने चाहिए। पहाड़ों पे जब जाते हैं ऑक्सीजन कम जब हो जाती है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, प्राणायाम पहले से शुरू कर दें। और पहाड़ों पे जाने के वक्त अगर फिर भी दिक्कत आती है, तो डॉक्टर्स आपको कुछ नेसेसरी मेडिसिन्स एडवांस में प्रिस्क्राइब कर देंगे, तो वो मेडिसिन्स साथ में रखें। दूसरा, एडवेंचर सोचे भी नहीं, करना तो दूर की बात है। पहाड़ों के किनारों पे अगर जाने के लिए मना किया है तो दूर रहें। अपने साथ हल्का फुल्का सामान रखें जिसे खुद ढोने में आसानी रहे। कम से कम सामान लेकर जाएं। अपने तो सहायता स्वयं करें, दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहें, दूसरों पे बोझ ना बने। That's all. बहुत ही खूबसूरत बात। और इसी एंड पर हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप लोगों ने आपकी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को इतना समय दिया, उसके लिए वाइब्स ऑफ इंडिया की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया।